नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम नियुक्तिकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। पहली विशेषता है नियुक्तिकरण योग्य व्यक्तियों के खोज की प्रक्रिया है, यानी कि हम नियुक्तिकरण के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को खोजते हैं। दूसरा, इसमें व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। दरअसल नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग की एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें जो स्टेप्स हैं, इन्होंने उन स्टेप्स को ही विशेषताओं में धीरे धीरे लिया है। जैसे पहले में आप खोज करते हैं योग्य व्यक्तियों की, फिर दूसरे में आप उन योग्य व्यक्तियों को आपके यहाँ आवेदन करें, प्रेरित करते हैं ऐसा करने के लिए, प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए आप उन्हें आकर्षक विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हैं कि आपके यहाँ ये पदों की वैकेंसीज़ हैं, इनमें ये रेम्यूनरेशन वगैरह रहेंगे, तो वह लोग आपके यहाँ आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। तीसरा, इसमें भर्ती के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण करके उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। भर्ती के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, पहले ये तय करेंगे। स्रोत मतलब हमें जो लोग मिलेंगे वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे, फिर आप उन स्रोतों पर टिके रहें और उन्हीं के माध्यम से आप अपने योग्य व्यक्तियों की खोज आगे भी करते रहें। ये इसमें है कि स्रोतों का एक तो निर्धारण करें, फिर आप उन सोर्सेज़ को अपने लिए बनाए रहें कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कर्मचारियों की, तो उन सोर्सेज से आपको कर्मचारी मिल जाएं। इसमें उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे मान लिया आपको फ्रेशर्स चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, तो आप किसी ऐसे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे जो BBA कराने वाला कोई इंस्टीट्यूट है, तो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर आप जा कर के प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के अंतर्गत इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। या आप वहाँ पर उनके डिस्प्ले बोर्ड पे अपना विज्ञापन चस्पा कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसीज़ हैं। तो वहाँ के जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे या जो कंप्लीट कर रहे होंगे या जो कंप्लीट कर चुके होंगे, वो आपके यहाँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से इसे हम बोलेंगे कि ये एक सोर्स है भर्ती का। चौथा है नियुक्तिकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि सकारात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है कि आप जितने लोगों को बुलाएं उन सभी को आप चुन लें, ज़्यादातर को चुन लें। नकारात्मक प्रक्रिया वह होती है जब हम वैकेंसीज से कहीं गुना ज़्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए कहते हैं और फिर उसमें जब हम उनका एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं, उन्हें फेल करना शुरू करते हैं, तो ये नकारात्मक प्रक्रिया हो जाती है। तो ये माना जाता है कि नियुक्तिकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें आप उन्हीं लोगों को अप्रोच करें जो आपके लिए योग्य हैं, ताकि निष्कासन या यूँ कहें कि एलिमिनेशन कम लोगों का करना पड़े। चयन करें, एलिमिनेशन न करें। आप अपने लिए योग्य लोगों का सिलेक्शन करें, ना कि एलिमिनेशन करें कि 10 लोग उपस्थित हो गए, 3 लोग चाहिए तो 7 लोगों को किनको हटाना है, ये समस्या रखें। हालांकि व्यवहार में दिखता यही है कि अगर आपके यहाँ 2 पद हैं और मान लेते हैं 20 एप्लीकेशंस आ गए, तो आप 18 लोगों को एलिमिनेट ही करते हैं। लेकिन चयन में होना नहीं चाहिए ऐसा। चयन में आप 2 योग्य लोगों को चुनें, न कि 18 को एलिमिनेट करें। 5वां है वर्तमान व भावी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये नियुक्तिकरण की प्रक्रिया की जा सकती है। आज भी हमारे यहाँ वैकेंसीज़ हो सकती हैं और हो सकता है कि भविष्य में वैकेंसीज़ होने वाली हैं, तो हम आज से ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दें। 2 महीने बाद हमें लोगों को अपॉइंट करना है, तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया हम आज से शुरू कर सकते हैं। नियुक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि कुछ कर्मचारी रिटायर होते रहते हैं एज के कारण, कुछ लोग अस्वास्थ्य के कारण रिटायर हो जाते हैं और कुछ लोग कंपनी को छोड़ करके किसी अन्य कंपनी में भी चले जाते हैं। तो हमें निरंतर नए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 7वां पॉइंट, नियुक्तिकरण प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदकों की पूर्ति उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि नियोक्ता को चयन की सुविधा हो। मतलब ये है कि नियुक्तिकरण का जो भी कार्य होता है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास आवेदक होने चाहिए। जब आवेदन पर्याप्त आएंगे तो आप नियोक्ता के तौर पे, यानी कि एम्प्लॉयर के तौर पे, आप आसानी से सिलेक्शन कर पाएंगे सुयोग्य व्यक्ति की। तो ये तो कुछ रही नियुक्तिकरण की विशेषताएं। नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं विशेषताओं के आसपास घूमती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें लोगों को जो है अपॉइंट करना होता है, उनका डेवलपमेंट करना होता है, उन्हें रोज़गार भी देना होता है। इसके लिए उन्हें कितना पारिश्रमिक उचित मिलना चाहिए ये हम तय करते हैं और कर्मचारियों को अपने यहाँ मेंटेन भी रखते हैं। ये सब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जो जनशक्ति यानी कि वर्क फोर्स है,
इसकी जो आवश्यकताएं हैं वह भी समय समय पर पूरी करने का दायित्व भी नियुक्तिकरण की प्रोसेस पे है। जाहिर सी बात है, जो लोग आते हैं उनकी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उन्हें पानी मिल जाए पीने का, उन्हें अच्छा वातावरण मिल जाए, यानी हवा अच्छी मिल जाए, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। पता लगे कोई कर्मचारी टाइपिंग कर रहा है और ऊपर से पानी टपक रहा है, तो टाइपिंग जो करेगा वो पानी टपकते ही सब जो है वेस्ट कर देगा उसको। तो एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, ये सारी आवश्यकताएं होती हैं जनशक्ति की। अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारी जो है ना वो किस संख्या में चाहिए, किस मात्रा में चाहिए और किस गुणवत्ता की चाहिए, यानी कि किस किस योग्यता और कुशलता के कर्मचारी चाहिए। आपको ये भी इसी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखना होगा कि आप परीक्षा का आयोजन कराएं, इंटरव्यू का आयोजन कराएं, उन लोगों को नियुक्ति दें जो कि किसी परिचर्चा में अच्छे निकले हैं। जब वो सेलेक्ट होकर के आते हैं तो उनकी सबसे पहले हम एक ऐसी क्लास लेते हैं जिसे इंट्रोडक्टरी क्लास कहा जाएगा या इंट्रोडक्टरी सेशन कहा जाएगा, इंट्रोडक्टरी मीटिंग कही जाएगी, जिसमें पहले दिन हम उन्हें बताते हैं कि भाई दिस इज़ योर केबिन, दिस इज़ योर सीट एंड दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। कैसे करेंगे ये भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आइए हम अब ये जान लें कि इसमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं। चरणों से पहले ये भी जान लें कि इसमें पारिश्रमिक संबंधी नियम भी बनाना, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में लोगों का पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की नीति क्या होगी, अगर ट्रांसफ़र की कोई नीति है स्थानांतरण की तो वो क्या है, ये सारी बातें पहले ही दिन जब कर्मचारी आता है तो उसको दे दी जाती है, या तो बहुत बार नियुक्ति के समय यानी सिलेक्शन के समय ही उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही टर्म एंड कंडीशंस में इन्हें रिटन में दे दिया जाता है। बाद में जब वो आते हैं पहले दिन तो उन्हें बोल के भी यही बातें सारी समझाई जाती हैं। चरणों की अगर हम बात करें तो मानव शक्ति का नियोजन, यानी कि कितने मानव शक्ति यानी कि कर्मचारी आपको चाहिए, इनकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग आप समझते हैं कि कब, कहाँ, क्या, कैसे, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। अभी हम डिटेल में इसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है कि जो कर्मचारी चाहिए अलग अलग कार्यों के लिए, तो प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करते हैं हम, जॉब एनालिसिस इसे बोलते हैं। ये भी दूसरा चरण है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का। भर्ती यानी कि फिर रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को सूचना देते हैं कि वी हैव अ वैकेंसी, और लोगों को आप इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं कि वो आपके यहाँ जो वैकेंसी है उसके लिए वो अप्लाई करें। ये रिक्रूटमेंट कहलाती है। 2 स्टेप हैं, इन्फॉर्मिंग पीपल एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट यू हैव वैकेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड एज recruitment process. After you have got some applications, you will go for selection. चयन के लिए जाएंगे चौथे पॉइंट पे। फिर चयन अगर हो गया योग्य लोगों का तो उनको नियुक्ति दी जाती है, यानी कि अपॉइंटमेंट उनका किया जाता है। जब वो लोग अपॉइंटमेंट पा जाते हैं तो आपके यहाँ किसी दिन ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उनका कार्य से उनका परिचय कराया जाता है। माफ़ कीजिएगा। सिर्फ कार्य का परिचय पर्याप्त नहीं है, उस कार्य को सही से संपन्न कराने के लिए उनका प्रशिक्षण और फिर उनका विकास भी कराया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन का तात्पर्य है कि आप उन्हें प्रशिक्षण दे चुके हैं, तब वह काम करना शुरू करेंगे और तब आप उनके कार्य करते हुए उनका मूल्यांकन करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे और ये देखेंगे कि वह निर्देशों का किस तरह से, कितना बेहतरीन ढंग से अनुपालन करते हुए उस कार्य को किस तरह से कर रहे हैं। इसी को निष्पादन मूल्यांकन कहा जाएगा। पारिश्रमिक, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसको उचित न्यायपूर्ण पारिश्रमिक भी मिले, इसकी नीतियाँ आपको बनानी होती हैं स्टाफिंग के अंतर्गत। और पदोन्नति और स्थानांतरण, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले व्यक्ति को प्रमोशन और उसकी आवश्यकता के अनुसार और कभी कभी संगठन की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण भी किया जाता है। तो पहला स्टेप है मानव संसाधन नियोजन, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जान लें। इससे तात्पर्य क्या है, सही समय पर सही कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। किसको? संस्था को। ठीक है, जिससे कर्मचारियों के अभाव में व्यापारिक संस्था का कोई काम रुके ना और कर्मचारियों की अधिकता के कारण काम की लागत भी अधिक न बढ़े। इसी को हम मानव शक्ति का नियोजन बोलते हैं। जितनी आवश्यकता है उतने ही कर्मचारी सही समय पर उसी योग्यता के मिलें, कम से कम लागत पर उत्पादन या वह कार्य तभी संपन्न किया जा सकेगा। इसके बाद में फिर बात आती है मानव संसाधन नियोजन की परिभाषा की। परिभाषाओं में बच्चों यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं।
इन परिभाषाओं में आप ध्यान से इन्हें देखें। कई सारी परिभाषाएं हैं, आपको कोई 2 परिभाषाएं अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको इन 2 परिभाषाओं में से सही परिभाषा बताता हूँ। हाँ, अच्छी परिभाषाओं में सबसे पहली डेफिनेशन जो है वह रहेगी गोर्डन मैकबेथ की डेफिनेशन। मानव संसाधन नियोजन के 2 चरण हैं। पहला, मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और मानव संसाधन की पूर्ति के लिए व्यवस्था यानी आयोजन करना। ये मानव संसाधन नियोजन के 2 चरण हो गए। बढ़िया डेफिनेशन गोर्डन मैकबेथ की। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से पढ़नी होगी, और वो है चौथी डेफिनेशन कोलमैन ब्रूस पी। इनके अनुसार मानव शक्ति नियोजन मानवीय संसाधन से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। संगठन की एकीकृत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। बात वही है कि मानव संसाधन की किस तरह के मानव संसाधन की कितनी आवश्यकता है ये आप तय कर लें, और दूसरा जो संगठन की इंटीग्रेटेड प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराएं, उनका एग्जीक्यूशन कराएं। इसके लिए आपको उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी जिनकी ज़रूरत है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन के तौर पे है मानव संसाधन नियोजन। ये 2 परिभाषाएं अच्छे से आप लिख लीजिए। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िए, जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं मानव संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।